नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं बिहार विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक एआई बेस्ड एग्जिट पोल के साथ। बिहार में मतदान पूरा हो चुका है, नेताओं की किस्मत पर जनता मुहर लगा चुकी है और मतदाताओं का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब 14 नवंबर को मतगणना होगी और जनता का फैसला सामने आएगा। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आने लग गए हैं, जिसमें अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग संख्या, अलग अलग सीटों का दावा किया जा रहा है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं प्योर मैथमेटिकल बेस्ड, देश का सबसे पहला एआई बेस्ड एग्जिट पोल। सबसे खास बात यह है कि इंडिया डेली 24/7 और एएम एनालिटिक्स का यह सर्वे एआई और डेटा मॉडल पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए यह एनालिसिस किया गया है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितना प्रतिशत वोट मिल रहा है, जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है और चुनाव में किसे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, यह भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन ब्रेकिंग आपके सामने रखें। बिहार चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल, इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स का सर्वे एआई के जरिए बिहार चुनाव का एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल हम आपके सामने रखेंगे। देश में पहली बार एआई बताएगा बिहार का रुझान क्या है, लोगों का मूड क्या है, बिहार का मिजाज क्या है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिहार के चुनाव का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जिसे आप एग्जैक्ट पोल भी कह सकते हैं, इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स का एग्जैक्ट पोल आपके सामने हम रखेंगे, जो कि एआई बेस्ड, कंप्लीटली एआई बेस्ड, मैथमेटिकल बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमने ये मैथमेटिक्स के आधार पर कैलकुलेशन निकाला है। और एआई जो है, एआई के जरिए ये तस्वीर हम वो जनता के सामने बहुत जल्द रखने जा रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बिहार चुनाव की जब बात हो रही है और सबसे सटीक एग्जिट पोल की जब बात हो रही है, तो एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली दोनों का जो ये सर्वे है, ये प्योर मैथमेटिकल जो कहा जाए, ये पूरा एआई के जरिए जनरेटेड सर्वे है और जो कि चुनाव का एग्जैक्ट पोल आपको देगा। क्या मूड बिहार का रहा है इन चुनाव के दौरान और वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से रही, क्या दर्शा रखा है वो वोटिंग प्रतिशत, वो भी हम आपको बताएं। जी हाँ, तो क्या है बिहार का मिजाज, किस पार्टी को कितनी सीट, कौन बनाएगा सरकार, किस गठबंधन को कितनी सीट, किसको कितना प्रतिशत मतदान, कहां पर हो सकता है खेल, ओवैसी भाईजान का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा, महागठबंधन का क्या होगा, आरजेडी को कितनी सीटें आएंगी, जेडीयू को कितनी सीटें आएंगी, इसके साथ साथ बाकी दलों का क्या होगा, वीआईपी पार्टी का क्या होगा, हम पार्टी का क्या होगा, बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी में सीटों के लिहाज से बराबरी का मुकाबला चलता है। 2020 के नतीजे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पार्टी दर पार्टी कितना वोट प्रतिशत हासिल करने में ये तमाम जो पार्टीज हैं सफल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए बिहार में शाम 5 बजे तक 67.14% मतदान हुआ है। यानी कि देखिए, जो वोटिंग टर्नआउट सेकेंड फेज का निकलकर सामने आया वो ये है कि 67.14% लोग बाहर निकले हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है। शाम 5 बजे तक सबसे अधिक जो वोटिंग है किशनगंज में हुआ है। और ऐसे में आपको बता दें, किशनगंज में शाम 5 बजे तक 76.26% मतदान हुआ। दूसरे चरण की बात करें, सबसे कम नवादा में मतदान डाला गया है, यानी कि मत जो है सबसे कम नवादा में डाले गए, मतदाता कम संख्या में निकले। वहीं नवादा की बात करें तो शाम 5 बजे तक ये जो आंकड़ा है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं, 57.11% का रहा है। तो देखिए, लगातार हम जानकारियां दे रहे हैं, शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए सबसे सटीक आंकड़े इंडिया डेली पर आपको दिखा रहे हैं। नतीजों से पहले किस तरीके की वहां पर हलचल है, जो ये लड़ाई है बेहद दिलचस्प है। और एनडीए वर्सेस महागठबंधन की जो लड़ाई है, ये जो दंगल है, ये किस तरीके से रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे रहे जिसके तहत वहां पर मतदाता अपने घरों से बाहर निकले और मतपेटियों तक पहुंचे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इस लोकतंत्र के
महापर्व और आज के कहे बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज दूसरा और आखिरी फेज था। पहले फेज में भी हमने देखा था विवेक किस तरीके से वोटर्स टर्नआउट निकलकर सामने आया था, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड तोड़ है। और ऋतु, बहुत इंपॉर्टेंट मैं डेटा बताता हूं आपको भी और दर्शकों को भी बताता हूं। जो 2020 में इलेक्शंस हुए थे बिहार में, उसमें मैक्सिमम वोटिंग टर्नआउट 60.60% था जी। और इस बार जो मैक्सिमम टर्नआउट है वो 70 क्रॉस कर गया है। राइट। यानी वोटिंग परसेंट में जबरदस्त इजाफा है, मतलब बेतहाशा इजाफा आप इसे कह सकते हैं। और महिला वोटर्स ज्यादा संख्या में निकली हैं जी। तो क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है किसके हक में जाएगा, इस पर एआई एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, एआई एग्जिट पोल में दिल की बात जुबान पर और जुबान की बात दिल में रख कर बात नहीं होती। एआई एग्जिट पोल कंप्लीट इवैल्यूएशन करता है, सोशल मीडिया ट्रेंड से लेकर, लोगों के हाव भाव से लेकर, लोगों के बिहेवियर से लेकर, लोगों के बयान से लेकर, न्यूज एनालिसिस तक हर एक चीज को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें अरबों खरबों डेटा पॉइंट्स डाले जाते हैं, तब जाकर इवैल्यूएशन आता है कि ये स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो इसके एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसका जो एक सैंपल, जिसे सैंपल साइज के नाम से हम जानते हैं, वो बहुत वास्ट होता है और से एल्गोरिदम, कंप्यूटर एल्गोरिदम के जरिए कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत फास्ट प्रोसेस करता है, बहुत जबरदस्त साइज में डेटा लेता है और उसके बाद ये रिजल्ट देता है। तो इस पर हम बातचीत करेंगे और इस एग्जिट पोल की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम बता दें इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ऋतु हमारे साथ मौजूद हैं, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि बताएंगे एएम एनालिटिक्स इंडिया डेली का एग्जिट पोल क्या कहता है और इसके आंकड़े, सीएम कौन बनेगा, इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि हर वो एक चीज जो इलेक्शन से जुड़ी हुई है, चुनाव से और रिजल्ट से जुड़ी हुई है, यानी 14 नवंबर की तस्वीर बहुत हद तक आज हम आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल विवेक, और आपने जिस तरीके से समझाया कि वो एल्गोरिदम क्या कहता है, वो कैलकुलेशंस क्या कहती है, आज दर्शकों के सामने रखने वाले। बहरहाल आज चलिए आपको सबसे पहले बिहार का चुनावी गणित समझाने की कोशिश करते हैं, और गणित समझाने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी नैना यादव के पास। क्या है आपके पास नैना, क्या डेटा है आपके पास, किस तरीके से वहां पर इस अभी तक जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, और हमारी कैलकुलेशंस क्या कह रही है, क्योंकि इंडिया डेली हमेशा एग्जैक्ट डिटेल्स ही देती है। बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। विभिन्न जातियों में उनकी संख्या और उनकी राजनीतिक एकजुटता चुनाव के नतीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अब अगर बिहार में जातीय समीकरणों की बात करें तो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग 36.1% है, पिछड़े वर्ग की संख्या 27.12% है, अनुसूचित जातियां बिहार में 19.65% हैं और अनुसूचित जनजातियों की अगर बात की जाए तो वो 1.68% हैं। अग्रणी जातियां 15.52% हैं। अब चुनाव में जीत के लिए अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और महादलित जैसे बड़े और बिखरे हुए समूहों को साधने की जरूरत होती है। साथ ही अपने कोर वोट बैंक जैसे कि आरजेडी के लिए एमवाई, बीजेपी के लिए सवर्ण, इन सबको एकजुट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जातियों का ये गणित सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे हर चुनाव में बहुत अहम भूमिका भी निभाते हुए नजर आते हैं। तो नतीजों से पहले बिहार का मूड आपको बताएंगे। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल आ चुके होंगे और आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट पोल अब आपके सामने रखने चाह रहे हैं वो कंप्लीटली प्योर, विशुद्ध एआई बेस्ड इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स का एआई एग्जिट पोल। अब की बार बिहार पर कौन राज करेगा, किस पार्टी पर वोटरों ने विश्वास जताया है और किस पार्टी को जनादेश मिल सकता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अनंत अमित हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं और पहले तो पहला रिएक्शन ले लें, क्योंकि जब एआई एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो हम सामने रखेंगे तो उसके बाद रिएक्शन लाजमी है। लेकिन क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं अनंत अमित आज इस एआई बेस्ड, प्योर एआई बेस्ड एग्जैक्ट पोल से? अनंत अमित जी।
ये निश्चित तौर पे अभी तक तो हम लोगों ने काफी सारे एग्जिट पोल देखा है, लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं ये निश्चित तौर पे ये नए तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि आपके सारे दर्शक इसको देखने के लिए बड़े ही उत्साहित हैं। और बाकी जगह जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहा है और हम बाकी जगह से क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? नहीं, निश्चित तौर पे हमने जो पहले कहा था वही है। हम पूर्ण बहुमत की सरकार होगी हमारी, 160 से ज्यादा सीटें जीतकर हम आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, आपके माध्यम से भी कहा था, बाकी चैनलों पे भी कहा था। और जो पूर्ण अनुमान था हमें वोटों का, परसेंटेज का, वो भी हम उस पर खड़े उतरे हैं। और जिस तरीके से हम सर्वप्रथम बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को साधुवाद देना चाहते हैं, जो सुनियोजित तरीके से बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद हमें देने का काम किया है, और चुनाव आयोग को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी जो व्यवस्था थी, आज बिहार की जनता ने यह बता दिया कि आजादी के बाद पहली बार इतने वोट परसेंटेज हुए हैं। और महिलाओं का जिस तरीके से कतार में लगना, यह पूरे देश को एक मैसेज दे रहा है। और बिहार की जनता ने यह बता दिया, लोकतंत्र की भूमि ने यह बता दिया है कि किस तरीके से चुनाव होते हैं और चुनाव में लोकतंत्र के पर्व में किस तरीके से लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। यह भी एक मैसेज है। मुझे लगता है कि यह देश के लिए यह मैसेज होगा बिहार का चुनाव, और आने वाले जिन भी प्रदेशों में चुनाव होगा निश्चित तौर पे बम्पर वोटिंग होगी। नहीं, ये आप 2020 में मैक्सिमम वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 60.60% था जी, और इस बार वो 70 को क्रॉस कर गया है। इसके मतलब क्या, इसका मायने क्या लगाया जाए? ये पहली बार ऐसा होगा कि प्री इनकॉम्बेंसी के तौर पे हमने बिहार के चुनाव को देखा है। और जिस तरीके से हम बिहार में कई दिनों तक हम भी घूमते रहे और हमारे तमाम एनडीए के लोग घूमते रहे, और हमें ऐसा पहली बार लगा कि इस चुनाव में जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री और आगे भी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और पहले भी मुख्यमंत्री थे, एक भी मुद्दा मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी मंच से किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर इंडी गठबंधन भी ये कहता रहा तो मुख्यमंत्री की तारीफ में कहता रहा और हम पे आरोप लगाता रहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसका भी हमें लगता है कि पूर्ण फायदा हमें मिला, क्योंकि हमने ये पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, थे और रहेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन जिस तरीके से जातीय समीकरण में उलझती गई, तो हमें यह पूर्ण विश्वास था कि हमारे काम पे दिए गए लोगों के जो आशीर्वाद है वो हमें मिलेगा। और विगत 20 वर्षों में जो हमने जो काम किया था बिहार में, उसी आधार पे हम लोगों से वोट मांगते रहे। हमने जाति और धर्म को दूर करके, और जिस तरीके से आज आपने देखा होगा 76% पोलिंग की, कभी कोई बिहार में कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन आज 76% भी पोलिंग हुआ है और ये 5 बजे तक का था। और हमें लगता है कि एक आध और % बढ़ेंगे ही। तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने यह तय कर लिया था और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं पुनः कह रहा हूं आपको। नहीं, कांग्रेस कह रही है एक साथ 22 लोग वोट डालेंगे एक ही नाम से, तो वोटिंग परसेंटेज 76% आना ही है। देखिए शिवम जी, आप भी जहां से आते हैं हम भी वहीं से आते हैं। ये बताइए कि कोई हर बूथ पर हमारा नाम आनंद भाई काहे बदल दिया? हमारा विवेक शांडिल्य, हमारा नाम इतना बढ़िया नाम है। सॉरी विवेक जी, तो जिस तरीके से जहां से आते हैं आप, हम भी वहीं से आते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब गांव देहात में वोट डालने जाते थे तो सारे दल के बीएलओ बैठे होते थे। अगर एक व्यक्ति भी नहीं, वो कह रहे हैं आपका इलेक्शन कमीशन आपका है, चुनाव आयोग आपका, 70 का 76 कर लीजिए, 72 कर लीजिए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। मतलब ये तो कांग्रेस ने ना इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस ने ना एक मजाक बना रखा था। हमने तो सम्मान देने का काम किया। और विगत 14 से लेके आज तक में, पहले भी हमारी सरकारें रही है, हमने कभी इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न नहीं उठाया। हमने जब बैलेट से वोट होता था तब भी हम वही अधिकार से, आज जिस तरीके से हो रहा है ईवीएम के माध्यम से हो रहा है, तब भी। चलिए ठीक है, संक्षेप में रखते हैं, जल्दी जल्दी रिएक्शन लेते हैं क्योंकि दर्शकों को बहुत इंतजार होगा एआई के इस डेटा की। तो उसमें बहुत सारे सवाल भी हमने पूछे हैं। लोकप्रिय मंत्री कौन है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है, तेजस्वी यादव कितने लोकप्रिय हैं, बहुत सारे सवाल हमने लिए, तो इसके आंसर पर चले। लेकिन उससे पहले रिएक्शन मुन्ना हबीब खान का, फिर रंजन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता एलजेपीआर, और मुन्ना हबीब खान हमारे साथ नेता कांग्रेस। मुन्ना भाई, क्या लग रहा है आपको? बम्पर वोटिंग, प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। एक बिहार में, हम भी बिहार से हैं, बिहार में एक टीस दर्द को बोला जाता है। तो पता है हमको। तो वहाँ एक, हाँ, तो वो काफी लोगों से बातचीत हुई। बिहार में काफी टाइम रहने का एक अवसर मिला, तो वहाँ लोगों से बात हुई। तो उसका एक ही नारा था, 5 से 25 अब नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि हमें दिख रहा है अपना टीस, मतलब दर्द। जिस तरीके से दर्द लोगों, युवा के अंदर, किसान के अंदर, जवान के अंदर, महिलाओं के अंदर जो दिखा, जो पीड़ा। जी मैं समझा नहीं मुन्ना जी, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा अंत में जाकर के? नहीं, माना के तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। लोगों ने 20 साल देखा है उनके शासन को, और अहंकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर कूट करके भरा था। वो अहंकार अब चूर होने वाला है। वो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे खुद बता रहा है कि वहां पे जिस तरीके से वोटिंग हुई, लोगों का जो विरोध था, और कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का
आपने जी। पिटते हुए भी देखा होगा। आप तो कह ये रहे बता जी, आप कह रहे हैं आपके फेवर में मुन्ना भाई, लेकिन हर बार होता है कि लड्डू जलेबी आप बनवा लेते हैं, कचौड़ी आप छंकवा लेते हैं और खाते ये लोग हैं बाद में। वहां मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बोलते हैं मेहनत किसी और ने की और लड्डू कोई और तोड़ रहा है। फिर आरोप भी लगाते हैं वोट विवेक- चोरी हो गई। विवेक जी, एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो अखबार भी तुम्हारा। तो सारी संस्थाएं आज भारतीय जनता पार्टी के नतमस्तक है, लेकिन बिहार में वो चलने वाला नहीं, क्योंकि बिहारी का एक कहावत है, उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगा देते हैं बिहारी। हाँ। इसलिए आपने देखा कि मौर्या होटल में किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे पे अखबार पोस्टर चिपकाए गए। हाँ। अब बताइए, जिस होटल में गृह मंत्री रह रहा हो, जिस होटल में गृह मंत्री ठहरा हो, सुरक्षा का इतना बड़ा पुख्ता इंतजाम किया गया गृह मंत्री के कहने पे कि सीसीटीवी पे उसपे पोस्टर लगाए। अब गृह मंत्री किससे मिल रहा, किससे नहीं मिल रहा, सार्वजनिक तौर पे किसी को नहीं पता। जी। तो ये लुका छिपी का जी, अब रहा होगा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, खैर उस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। जल्दी से रंजन सिंह का एक रिएक्शन ले लूं कि रंजन सिंह जी खुश हैं कि वो टेंशन में लग रहे हैं लगता है, हालांकि हम हमारे बोलने पर मुस्कुरा दिए हैं रंजन सिंह जी। थोड़ी सी मुस्कुराहट की वजह क्या है? 70% प्रो की एंटी। भाई ऐसा है, हम लोगों को तो 14 तारीख तक गंभीर हम लोग रहते हैं, हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन एक बात अच्छा है कि महागठबंधन के जितने भी बड़े नेता हैं वो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर हो चाहे जैसे भी हो, हार तो अपने हार के एजेंडा तो पहले से बना लिए हैं और बोलने लगे हैं, चाहे एक घर से 20 वोट का बात हो या वोट चोरी का बात हो, तो नए नए बहाने तो अभी लोग बनाने लगे हैं कि भाई हार अगर होगी तो उसका ठीकरा कैसे फोड़ना है। लेकिन प्रवक्ताओं के जज्बे का सलाम जरूर है, क्योंकि ये 14 तारीख के 12 बजे दिन तक ये अपने पार्टी को, अपने गठबंधन को डिफेंड करते रहेंगे और करना भी चाहिए, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बिहार में मैं कहावत विवेक होती भाई, है मैं कि आपको बता दूं, पुआ पका लेना। चिराग पासवान भी तो इसी तरीके से करते हैं। देखिए नहीं मैम, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया रंजन भाई, चुपचाप लालटेन छाप। देखिए लालटेन छाप का जो वोट बैंक है, एमओआई समीकरण, मुझे लगा कि इस चुनाव में पहली बार एमओआई समीकरण में एम और वाई दोनों का तिलिस्म टूट गया। भाई साहब सीमांचल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 70% क्रॉस कर गया सीमांचल। आप देखिए ना, यादव जो है इस बात में कंफ्यूजन में नहीं रहे कि भाई तेजस्वी जी को सम्मान देना है कि तेज प्रताप यादव जी को सम्मान देना है। चूंकि यादव में दोनों भाई हैं, एक ही परिवार के हैं, तो किसको सम्मान देना है वो जानते हैं, जो उनको पता है। आज तेज प्रताप यादव जी ने ही कहा कि अर्जुन ने कृष्ण को ठग लिया, अर्जुन ने कृष्ण को ठग लिया, इस तरह की बयान हमने नहीं दिया है, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने दिया है, जो कि इनके लिए ये सबक है, इनके लिए ये जानकारी है। मैं दर्जनों ऐसे सीट बता सकता हूं जहां वाई का तिलिस्म टूट गया, जहां दर्जनों ऐसे सीट है जहां एम का तिलिस्म टूट गया, मोह भंग हो गया। क्योंकि ये मुस्कुरा इसलिए सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे भाई हैं, ये इन्होंने ही ये तिलिस्म को तोड़ने में एक कंधा इनका भी था, तो ये मुस्कुराए क्योंकि अपने ही घटक दल के लोगों को के वोट बैंक के तिलिस्म को तोड़कर आज टीवी चैनल पर मुस्कुरा रहे, तो इनको बधाई है। जनता ने किसका हमारा जो वोट बैंक है, रंजन भाई अभी देखिए हम एआई का डेटा दे ही देंगे आपको और 14 तारीख को सबसे तेज नतीजे भी दिखा देंगे, तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमारा एआई का एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होने जा रहा है, हम कम से कम ये मानकर चल रहे हैं। विवेक भाई, हाँ। इंडिया दिल्ली के आपके सारे टीम हमको बिहार के 122 विधानसभा में जहां जहां भी मैं गया, हाँ। वहां मिले हैं। हाँ। आपके टीम बहुत ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। हाँ। आप एआई का डाटा छोड़ दीजिए, आप जो डीआई का डाटा है, आईडी जो इंडिया डेली मतलब आईडी का डाटा जो है आपका, ये भी बहुत मजबूत डाटा है। चलिए हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सौरभ दुबे जी, आपका रिएक्शन अभी तक का जो क्रक्स है महापोल है उसको लेकर और महा एग्जिट पोल और एआई एग्जिट पोल से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इंडिया डेली एम एनालिटिक्स को लेकर?
देखिए, जब से चुनाव बिहार का शुरू हुआ, प्रथम चरण का मतदान हुआ, उसमें बम्पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण में आज जो है उसमें भी बम्पर वोटिंग हुई, और डे वन से, जब से 1 महीना पहले चुनाव शुरू होने के पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, उसी समय से एनडीए की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी, जहां तक मेरा अनुमान है। और मुझे लगता है कि पूरे चुनाव में बिखरा हुआ विपक्ष, आरजेडी के किसी भी पोस्टर पे तेजस्वी यादव जी के राहुल गांधी जी का चित्र नहीं दिखा, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को जानते थे कि राहुल गांधी वो डूबता हुआ जहाज है जिस पर सवार होकर के वो डूब सकते हैं। बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन अगर ये आंकड़े जहां पर अभी अगर आ जाते हैं वैसे ही एनडीए भारी बहुमत से जीतता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो है वो एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान जो है तेजस्वी यादव जी को पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो हम जब ये प्रेजेंट करेंगे, जब एग्जिट पोल हम डालेंगे, तो उसके बाद भी आपका रिएक्शन लेंगे कि आप उससे कहीं ना कहीं करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि हम इंडिया डेली 24/7 और एएम एनालिटिक्स का एआई एग्जिट पोल रखने जा रहे हैं। अब की बार बिहार पर कौन करेगा राज, किस पार्टी पर वोटरों ने विश्वास जताया है, इसे समझने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के पास। बिल्कुल ऋतु, ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। आंकड़े के जो एग्जिट पोल है जो वो हम तो रखेंगे, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि 14 तारीख को वो किस तरीके से एग्जिट पोल में सबसे सटीक, क्योंकि हम ये आंकड़े रखने जा रहे हैं और वो बदलते हुए नजर आता है। अब इसमें देखिए कई सारे ऐसे समीकरण हैं, जैसा कि नैना ने इस बात का जिक्र किया, जातीय समीकरण की अगर हम बात कर ले, इसके अलावा वहाँ पर जो सरकारी योजनाएं चलाई गई हम उसकी बात कर ले, तो उन समीकरण को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्या क्या रहते हैं वहां के लोगों के रुझान। हालांकि इस बार जो खुल करके मतदान हुआ है वो दोनों ही पार्टियों में टेंशन भी बढ़ा रहा है। ये टेंशन इसलिए भी बढ़ते जा रहा है कि ये इस बार किसकी सरकार बनाएगा, किसकी सरकार बिगाड़ेगा। और अगर मैं बात करूं 1952 की, तो 1952 के बाद के सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार इस तरीके की कोई लूटपाट जैसी घटनाएं नहीं देखने को मिली, जैसे पहले होता था कि वीवीपैट की जो पर्चियां थी वो उठा लेकर के चले जाते थे। अब चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आखिरकार जो ये पूरा सर्वेक्षण है और ये बिहार विधानसभा में एआई के मुताबिक ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे होगा। अगर मैं बात करूं एमजीबी यानी कि महागठबंधन की, जैसा कि मैं सबसे पहले जिक्र भी कर रही थी इस बात का कि किसे सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, तो महागठबंधन के हिस्से में 24% ये फायदा नजर आ रहा है। 24% वोटिंग उनके हिस्से में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए एनडीए अलायंस की, तो यहाँ पर 47% एआई के मुताबिक ज्यादा वोटिंग का फायदा एनडीए को मिल सकता है। जन स्वराज को ये जो फायदा है वो 0.3 से 0.4% मिलते हुए नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर अब यहाँ पर वोट काटने वाले बनते हैं या सीट लेकर के आने वाले बनते हैं, ये देखना जरा दिलचस्प होगा। कई पार्टियों को उन्होंने चुनाव जिताया है, लेकिन जब वो खुद खड़े हुए हैं मैदान में तो लोग उन पर कितना भरोसा करेंगे। और साथ ही ये बता दें कि कुछ लोगों का कहना है, या फिर इस पूरे सर्वे में जो पता चला है वो पता नहीं का यही था कि देखिए 3 से 4% लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है। वहीं वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा वो भी जान लीजिए। एसआईआर को लेकर के काफी मुद्दा बना पूरे बिहार में, सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा जाकर के पहुंचा। तो क्या वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा ये था, इसे लेकर के जो वोटिंग हुई है वो 27% वोटिंग हुई है, यानी एसआईआर लोगों के मन में था, दिमाग में था। अब करप्शन को लेकर के कितने लोग सोचते हैं, 2% लोग, ये एआई का डेटा है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि कानून व्यवस्था पर कितने लोगों ने मतदान दिया है, तो इनका प्रतिशत और एसआईआर का जो प्रतिशत आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था पर 27%, यानी सीधे सीधे यहीं पर आपको 54% जो मतदान है वो दिख जाएगा। दूसरी तरफ पलायन का मुद्दा, क्योंकि इस बार जब बिहार में छठ पूजा थी तो लोग ये कह गए थे जाते जाते भरी हुई ट्रेनों में कि हम दिखाएंगे वोट की ताकत, लेकिन ये पलायन वो लोग वही थे जो कि आए हुए थे यहाँ पर काम करने के लिए, अलग अलग जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। अब वो जब पलायन होकर के गए तो क्या ये मुद्दा बना, 4% बना। और मुफ्त की योजनाएं लोगों को बहुत भाती हैं, 30%, और खासकर वो योजनाएं जो कि महिला उत्थान के लिए बनी है। सरकार का काम 10% लोगों ने इस नाम पर वोट किया है। अब स्टूडियो में चल लेते हैं और समझते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। शुक्रिया आपका मीनाक्षी। मीनाक्षी ने 2 तस्वीर सामने रखी, पहला ही तस्वीर में बहुत हद तक जवाब आ जाता है। मैं रिएक्शन चाहूंगा अनंत अमित जी से। ज्यादा वोटिंग का फायदा किसे होगा? एनडीए के लिए 47% लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के लिए 24% कह रहे हैं, जनसुराज के लिए 3 से 4%, और पता नहीं का जो कॉलम है वो तकरीबन 25 से 26%, जिन लोगों ने अपनी राय इस बारे में नहीं दी। अनंत अमित जी आपका रिएक्शन।
देखिए, पहले लोग ये कहते थे कि ज्यादा वोटिंग और परसेंटेज होगा तो वर्तमान सरकार के खिलाफ जाता है, लेकिन बिहार की जनता ने इस पर पहली बार ये मैसेज दिया है पूरे देश के लिए कि प्री इनकम्बेंसी को लेकर वोट और परसेंटेज जो बढ़ा है निश्चित तौर पे ये हमारे हक में गया है। और जिस तरीके से अभी आंकड़ा दिखा रही थी मीनाक्षी जी, निश्चित तौर पे हमें भी इसी का ये था, अनुभव था कि इसी तरीके से वोट मिलेंगे। और जो जिन मुद्दों पे आपने दिखाया है, निश्चित तौर पे बिहार की जनता ने इन मुद्दों पे वोट दिया है और निश्चित तौर पे हमें ये लगता है कि वोट और परसेंटेज का फायदा एनडीए को मिलने जा रहा है। लेकिन इसमें दूसरा जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कानून व्यवस्था को लोगों ने 27% मुद्दा माना है, लेकिन करप्शन को मुद्दा नहीं माना है। मैं जल्दी से मुन्ना हबीब खान जी का एक रिएक्शन ले लूं और इकबाल अहमद जी का एक रिएक्शन ले लूं इस पर। हबीब खान जी। अभी आपने विवेक जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो कानून व्यवस्था है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को मुद्दा बनाया कि कानून व्यवस्था, जंगल राज पहले आरजेडी के समय में था, लेकिन लोगों ने उस पर न विश्वास करके जो प्रेजेंट में जो कानून व्यवस्था थी, जो एनडीए गठबंधन के सरकार में जो चले, जिस तरीके से सरेआम कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पे 200 राउंड गोलियां डेली न चलती हो, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट ना बचा जहां 2-4 वहां पे हत्याएं केस, अपहरण केस, लूटमारी का केस, डकैती का केस ना आता हो। अब सवाल ये है कि आप बिहार की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो टाइम है वो 2005 वाला टाइम नहीं है, अब ये टाइम अलग है। अब लोगों को 1 मिनट के अंदर सारी जानकारियां मिल जाती है, सोशल मीडिया हो, न्यूज के माध्यम से हो, आपस में कॉल करके हो। इसलिए अब सरकार का वो फंडा नहीं चलेगा जंगल राज मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही है, मीनाक्षी की आवाज नहीं हमारी, मीनाक्षी कुछ कहना चाह रही है, उनको भी उनका ऑडियो ऑन कीजिएगा, वो कुछ पूछना चाह रही है। मीनाक्षी आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पर विवेक यही सवाल कर रही थी कि मुद्दे कई बनाने की कोशिश की गई, भ्रष्टाचार से लेकर के जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है उसे लेकर के, लेकिन मेरा आरजेडी के प्रवक्ता से ये सवाल था, उनसे नेता से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपने करप्शन को लेकर के बहुत मुद्दा बनाया, लेकिन लोगों ने इससे बढ़कर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके हित में जाकर के वोट कर दिया। 30% लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनका कहना है, और हम इससे खुश हैं। इकबाल अहमद कहना बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप अपने हिसाब से आंकड़ा निकाल के दिया है, लेकिन मुझे उस पर डाउट है जो 25% जो लास्ट में नीचे जो आपने आवाज आ रही है अपने हिसाब से एआई का डेटा कौन अपने हिसाब से निकाल सकता है? आपका आंकड़ा है, लेकिन जो हमको उस पर है जो नीचे में जो 25% जो आप दिखला रहे हैं वही जो है वही जो 25% है, वही 25% वो जो है जो का मुझे पता नहीं है, उनको ये वो पता है कि वो गठबंधन के साथ वो जुड़ रहे हैं। जब आने वाला 14 तारीख होगा तो उस दिन आप देख लीजिएगा कि क्या है दूध और क्या है पानी। आपने अपनी बात रखी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जरा उनकी मैं प्रतिक्रिया चाहती हूँ सेम पॉइंट पर। रंजन सिंह और अनंत अमित जी, आप दोनों चूंकि अभी एक ही गठबंधन में हैं और आरोप लगाए चारा घोटाले के, जंगल राज के आरजेडी पर और तमाम गठबंधन के जो उनके सहयोगी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा तो 2% हमारे अभी आंकड़े में सामने आ रहा है। मुद्दा तो एसआईआर का ही नजर आ रहा है ना, 27%। देखिए, निश्चित तौर पे रितु जी, जो आपके आंकड़े जिस तरीके से बता रहे हैं, लेकिन हमने लोगों के बीच में जाके ये कहा, एसआईआर का मुद्दा हमें जो देखने को मिला रितु जी चुनाव के दौरान, एसआईआर के मुद्दे पे लोग बहुत गंभीर नहीं थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हमने उठाया। 27% कहां से आया सर, और भ्रष्टाचार 2%? नहीं, ये तो रितु जी ये हम नहीं बता पा रहे कि ये आंकड़े जिस तरीके से आपने दिखाया, मैं आपके अभी तो आप पूरी तरीके से हमारे आंकड़े के साथ इत्तेफाक रख रहे थे और अब सीधे सीधे मैं उस पर संदेह नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके आंकड़े पे संदेह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आंकड़े आए हैं, लेकिन हम जब जमीन पे जा रहे थे तो जमीन पे बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब ये आंकड़े आए नहीं, जमीन पे हमें ये दिखा कि एसआईआर का बिहार में कोई मुद्दा नहीं था। जल्दी से देखिए, तमाम जब चुनाव कहीं भी होता है, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है और लड़ना चाहिए। ये विपक्ष की नाकामयाबी कहलाएगी अगर इन मुद्दों को चुनाव में वो जो है प्रभावी तरीके से जनता के सामने भुना नहीं पाए, रख नहीं पाए, उसके सामने जहां पर 20 साल से एक सरकार चल रही हो। 2 फिगर हमने आपके सामने रखे, इस पर आपको यकीन है? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल मुझे तो यकीन है, क्योंकि देखिए ये सब पैमाने होने चाहिए। सरकार की जो कसौटी है वो जनता पर खरी उतर रही है, नहीं उतर रही है, और नहीं भी होंगे तो मुझे लगता है कि इंटरनली एक व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वोट देने के लिए उसके दिमाग में सारे मुद्दे होते हैं। उसके बाद बाकी सवालों की तरफ रुख करेंगे। रंजन सिंह जी। विवेक भाई, सबसे पहले वोटर के मन में हमेशा इस बात को लेकर जरूर बातें रहती हैं कि सरकार का इकबाल किस गठबंधन के साथ है। आज महागठबंधन
आज महागठबंधन जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनको पता चलता है, वो बातें याद आती है। अगर 25 साल के वोटर है तो उनके पिताजी, उनके माताजी ने ये बात बताया है, और जो उनके पिताजी माता जी है वो प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हाँ, ये बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि जो सौरभ द्विवेदी जी वो जो 27% वाला मामला है, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो उसके लिए बात पर जिन्होंने वोट किया है, ठीक है, आपकी बात, रंजन जी आपकी बात आ गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे जहन में भी एक बात आ रही थी कि वो 27% मामला वो तो नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को उस टाइम को देखकर उस हिसाब से वोट कर रहे हैं, जो इससे पहले वाले था। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोग जब सीधा सीधा आक्रमण करते हैं, वो जंगल राज की संज्ञा देते हैं, और जंगल राज जब सीधा शब्द आता है, आरजेडी डिफेंसिव मोड में आ जाती है। उसको वो दिन याद आ जाते हैं जब लूट, बलात्कार, अपहरण, एक फैक्ट्री चला करती थी, उसको दिमाग में नहीं, इसलिए बता रहे ना, जब ओसामा जी को टिकट दिया गया, ओसामा जी को टिकट देते ही वो जंगल राज की दोबारा से चर्चा शुरू हो गई। तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल की तरफ रुख करते हैं। डेटा बहुत सारे, सवाल बहुत सारे, इसलिए जानना जरूरी है। तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल क्या और उसका जवाब क्या है, एआई के एग्जिट पोल के हिसाब से वो बताएंगे मीनाक्षी, ओवर टू यू। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं देखिए जिसके पक्ष में आते हैं आंकड़े तो वो तो मान लेता है कि हाँ ये सही हो सकते हैं, लेकिन जिसके पक्ष में नहीं आते आंकड़े वो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार कर देता है। अभी तक आपने 2 सवाल सुने, कौन कौन से वो सवाल थे कि किसने किसके पक्ष में जाकर के ज्यादा वोट किया होगा और किसका इतना जो है वो फर्क पड़ा होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार वो तीसरा और चौथा सवाल कौन सा है। तो तीसरा सवाल ये कि महिलाओं ने किस मुद्दे पर ज्यादा वोटिंग की है। देखिए, इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है, 10,000 की मदद, जो कि किसी भी महिला के लिए है, आप जाइए आपको 10,000 रुपए की मदद मिलेगी, आप किसी भी तरीके के जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। और ये योजना सफल रही है बिहार में, और यही वजह रही कि महिलाओं ने जाकर के ज्यादा से ज्यादा वोट में हिस्सा लिया, और 70% कहीं ना कहीं लोग जो है वो 10,000 की मदद के मामले में वोट करते हुए नजर आए हैं। अब हर घर रोजगार को लेकर के जो वादे किए जाते हैं उसमें भी थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता हुआ, इंक्रीज होता हुआ नजर आया। हालांकि 8% तक ही गया, लेकिन लोग इससे सहमत जरूर नजर आए हैं। शराबबंदी बिहार में लगातार मुद्दा बना है। अब शराबबंदी मुद्दा तो बना, लेकिन क्या इसकी वजह से वोट आए हैं, वो वोटिंग में कन्वर्ट हुए हैं या नहीं है, तो ये देखिए 10%। और वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे की अगर हम एक बार फिर से बात कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे थे, तो 12%। अब तीसरा सवाल के बाद चौथा सवाल क्या है कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर किसे पसंद करेगी। तो देखिए, नीतीश कुमार को 44% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो वजह भी है कि महिला प्रकोष्ठ की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार का ये लास्ट चुनाव हो सकता है। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला है, 44% वोटिंग उनके हिस्से जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन तेजस्वी यादव, जिन्हें युवा सीएम के तौर पर देखा जा रहा है, 24% लोगों ने पसंद किया है, और इसमें ज्यादातर युवा ही शामिल है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी की बात करें, उन्हें जरूर यहां पर बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। 0 से 3% लोगों ने बस उन्हें वोट किया है। वहीं महागठबंधन में सीट को लेकर के खींचतान का किससे फायदा हुआ, बीजेपी को सबसे ज्यादा हुआ। बीजेपी ने इस मुद्दे को बुनाया है इस तरीके से कि राहुल और तेजस्वी एक जगह नजर नहीं आते। अब जेडीयू को भी इससे फायदा मिला है, 20% वही स्ट्रेटजी रही है। कांग्रेस को 3%, हालांकि ये तो नुकसान ही है, ये फायदा नहीं है। और वहीं आरजेडी की बात करूं तो 0.6%, और वीआईपी जो कि इस बार जाकर के महागठबंधन में मिल गई है, उसे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं लोगों ने किया है। 0.2 से 4% तक है। वहीं जन स्वराज पार्टी 2 से 4%। प्रशांत किशोर आए थे बड़ी हवा बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नजर यहाँ पर आया नहीं है। अब अगला सवाल क्या है, अगले सवाल की ओर भी बढ़ लेते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए किसको कितनी सीटें। तो महागठबंधन में ये 60 से 90 जाती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले 2020 के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो 110 सीटें थी। वहीं देखिए इसमें भी अब महागठबंधन में जो पार्टी वाइज सीटें हैं वो किससे कितनी मिल सकती है। आरजेडी 55 से 70 नुकसान नजर आ रहा है, इन्हें यही सीटें 2020 में 75 मिली थी। कांग्रेस में भी नुकसान नजर आ रहा है, 7 से 12 यानी कि 19 सीटें जो मिली थी उसमें ये नुकसान होगा। वीआईपी जो कि पहले चुनाव जीतते हैं, उसके बाद 2020 में जाकर के एनडीए गठबंधन के साथ मिल जाते हैं। 4 सीटें उस वक्त इन्होंने जीती थी, इन्हें भी 4 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में इस बार है सीपीआईएमएल को 4 से 8 सीटें मिल सकती है, सीपीआईएम को 0 से 1 सीट मिल सकती है, सीपीआई को भी 0 से 1 मिल सकती है, और वहीं लेफ्ट को 4 से 10 सीटें मिल सकती है। ये सोर्सेस जो है एआई है, इसके हवाले से हम बता रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती है। ये महागठबंधन का आंकड़ा था। अब क्योंकि 243 सीटें हैं, सरकार बनाने के लिए सीटों की जो संख्या है वो 122 होनी चाहिए, तो महागठबंधन को तो ये कहीं पर भी पूरी तरीके से जो वोटिंग है वो समझ में नहीं आ रही है कि लोग इन्हें पसंद कर पाए या नहीं कर पाए। विवेक, अब देखिए 60 से 90 यानी कि सीधा सीधा नुकसान है। पिछले बार 110, इस बार 60 से 90 पहुंच गए।
बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और क्लाइमेक्स बाकी रह गया जी बिल्कुल, एनडीए तक आते आते तक ने मीनाक्षी ने रोक लिया। ऐसा क्यों किया मीनाक्षी ने, अब मीनाक्षी बताएंगी। दर्शकों के सब्र का इम्तिहान ले रही है मीनाक्षी। आज एनडीए का भी लगे हाथ बता ही देती तो थोड़ा सा रिलीफ आ जाता है। वैसे सौरभ भाई सही कह रहे थे कि 10,000 वाले मैटर का जो है यहाँ पर खेला होता हुआ दिख रहा है। वो जो 10,000 रुपए खाते में गए उससे कहीं ना कहीं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। सौरभ भाई आपका रिएक्शन उसका? हाँ देखिए, उसके बाद शराबबंदी। मैंने कहा था चुनाव का शुरू होने के 1 महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी, जदयू, ये जो महागठबंधन एनडीए, इसने अपने पक्ष में चुनाव कर लिया था। रही सही बसर जो है वो राहुल गांधी जी ने पूरी कर दी, जो बहुत बड़ी फूट और उसको एक बारीक लकीर तेजस्वी यादव जी ने राहुल गांधी जी से खींच ली थी। सारे पोस्टरों से उनका चेहरा गायब था। ये कहीं ना कहीं उनको अनुमान था कि राहुल गांधी जी के माध्यम से नुकसान हो रहा है। तीसरा जो वीआईपी सीट पर साहनी साहब को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना, सीधा सीधा ये भी रहेगा मुस्लिम वोट 10,000 रुपए जो जमा किए गए जो महिलाओं के खाते में, इस पर तो जमकर घेरा था ना महागठबंधन ने, लेकिन उसके बावजूद भी वोट प्रतिशत उन्होंने ऑफर किया था 30,000 का। लेकिन जनता, देखिए जनता बहुत चालू है, जो अगर उसके खाते में आ रहा है, चालू नहीं कहिए, समझदार कहिए, जनता समझदार है, चालू ही होती है। एक रिएक्शन लेते हैं सबसे जल्दी से। रंजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी देखिए, महागठबंधन के जितने भी वोटर थे, इनके नेताओं ने ही इनको कंफ्यूज कर दिया। आज जिस तरीके से मुद्दा को लेकर ये जनता के बीच में गए, इनके वोटर खींचतान से भी नुकसान हुआ, इसलिए जीते ऐसा लग रहा है। चुनाव के दौरान आप विवेक भाई देखिए ना, 13 सीट पर इन्होंने एक ही गठबंधन के 2 घटक दल के प्रत्याशी थे। अब कंफ्यूजन में उनके वोटर थे, इन्होंने हाथ को वोट दे कि लालटेन को वोट दे, तो उन्होंने हाथ से लालटेन को बुझाने का काम कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो लोग है, लोग को इनके नेता ने कंफ्यूजन में डाल दिया। और जिस तरीके के एनडीए का जो सशक्तिकरण आपको दिखा है, ये 10,000 रुपए का जो आप कह रहे हैं महिलाओं को जो सम्मान निधि दिया गया है, चाहे सशक्तिकरण के लिए, हम लोग सम्मान के साथ महिला को धन देते हैं, हम लोग उसको सशक्तिकरण की तरह बढ़ाते हैं। उनको पता है कि महागठबंधन के लोग पैसे देने के आड़ में पहले तो लॉलीपॉप कहते थे, अब वेलफेयर स्कीम कह रहे हैं। यो कमाल है भैया, महिलाओं को नंगा करने का काम पहले दशक में करते। रंजन भाई पहले कहते थे लॉलीपॉप बांट रहे हैं, अब कहते हैं वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं। कैसे कर देते हैं सब काम? ये आज ये वेलफेयर थोड़े है। 2005 में आप याद करिए ना, जब साइकिल योजना चलती थी, महिलाओं को और लड़कियों को जब स्कूल जाते, ठीक है, जल्दी रिएक्शन लेंगे, समय सीमित है क्योंकि अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। अभी एनडीए की सीटों का भी खुलासा हमने नहीं किया। मुन्ना हबीब खान जी से रिएक्शन, उसके बाद में इकबाल भाई और आनंद भाई आपके पास। एक सवाल मुन्ना जी से मेरा है, इसी में ऐड ऑन कर देती हूँ, क्योंकि कहा जा रहा था कोट अनकोट अगर मैं करूं, वोट चोरी और वोट काटना, ये दोनों ही चीजें बहुत चर्चा में रही पूरी कैंपेनिंग के दौरान। लेकिन अभी हमने जब आंकड़ा पेश किया, एनडीए का करेंगे, लेकिन अभी जब हमने महागठबंधन का किया, बहुत घाटा आपको होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी भी वोट कटे हैं, अच्छे खासे वोट कटे हैं आपके। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, और 14 तारीख तक मुझे इंतजार करना चाहिए। और मैं बता दूं कि बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा गरमाया और लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए देश में किसी कोने पे जाइए आप, तो राहुल गांधी जी के ऊपर झूठ बोलने का लांछन कभी नहीं लगा है। आप एक 8 साल के बच्चे से भी पूछिएगा, सीधे बता दीजिए आप, आपकी समझ से, आपका जो विश्लेषण है ऑन ग्राउंड, जो आपके जो नेता है, जो लीडर्स है, जो आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, कौन सबसे अधिक काट रहा है आपके वोट? एआईएमआईएम है, बीजेपी काट रही? बीजेपी नहीं, कोई इस बार ठीक है। वापस लौटेंगे इस बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता दें, इंडिया डेली का सटीक एग्जिट पोल। तो देखिए लगातार हम दे रहे हैं जानकारी की किस तरीके से क्षेत्र दर क्षेत्र किस तरीके से स्थिति रही है, किस तबके ने किसको ज्यादा वोट किया, ये जानकारियां हम दे रहे हैं। एनडीए को 140 से 170 सीटें मिलने की उम्मीद है। विवेक, बिल्कुल, महागठबंधन को 40 से 90 सीटें संभव है। एग्जिट पोल में ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। इंडिया डेली एम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल में आरजेडी को मिल सकती है 55 से 70 सीटें। ये एआई एग्जिट पोल में सामने आया है। आपको इसके अलावा बता दें कि लेफ्ट को 4 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। ये एआई एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त कह रहे हैं। हमने टैली आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है और अब इस पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। मैं मुन्ना हबीब जी चूंकि बातचीत कर रहे थे, तो इसी बड़ी खबर पर पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से ले लेते हैं, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट का रुख कर लेंगे। जी
मुन्ना जी। जी विवेक जी, मैं पहले भी कह रहा था कि अभी एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, 14 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर मैं भी रहा हूँ, बिहार को समझता हूँ। तो एक बात, दूसरी बात, मैं भी बिहारी हूँ, हमें पता है कि वहां पे इस बार क्या हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि जो जिस तरीके से शुरुआती दौर में 2005-10 का जो माहौल था बिहार का, वो नीतीश कुमार जी के और एनडीए बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इस बार बिल्कुल उसका उलट है। मैंने कई लोगों से बात भी की और कई पत्रकार आपके मिले भी, कई शहरों में मिले, तो सब जो निचोड़ है वो मैं बता रहा हूँ, 14 तारीख को चौंकाने वाले नतीजे आएंगे जी, चौंकाने वाले नतीजे होंगे। अनंत अमी जी, क्या यही आंकड़ा बाकी के भी पोल्स में देख रहे हैं? निश्चित तौर पे विवेक जी, हम आपके आंकड़े से बहुत उत्साहित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो काम किया और जो हमारा आकलन था, उसी आकलन के आधार पे आप जो दिखा रहे हैं, और बाकी चैनल्स भी जो जिस तरीके से बाकी का भी हमने देखा है, लगभग इसी पर है। लेकिन मुन्ना खान जी अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को झूठ बोल रहे, लेकिन बिहार में लोगों ने कहा, हम लोगों ने पूछा कि आनंद भाई, कंप्यूटर आपको 140 170 दे रहा है, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या 243 लेकर सेटिस्फाई होइएगा? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं विवेक जी, हम सेटिस्फाइड है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि अभी चूंकि एग्जिट पोल है, हम एग्जैक्ट पोल पे भी हम जाएंगे, 14 तारीख को देखेंगे। लेकिन मुन्ना खान जी को मैं कह देना चाहता हूं, मुन्ना खान जी अब झूठ की बात कर रहे थे ना, बिहार में सारे लोग गांव में कहते थे कि हम लोग पूछते थे कि भाई राहुल जी क्या है, तो बोला बहुत बड़का लबरा है। बिहार में सब कहा जाता है लबरा, तो मतलब झूठ से भी वो आगे थोड़ा। मुन्ना जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं हमें तो 14 तारीख का इंतजार है इस एग्जिट पोल को झुठलाने का। देखिए मुन्ना खान जी, ये 90 चुनाव राहुल गांधी जी ने हारा है, ये 91वां चुनाव होगा हारने का, इसलिए मुन्ना खान जी को आदत सी पड़ गई है पिछले कई वर्षों से हारने की, तो इसीलिए इनके बातों पे हमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, इकबाल भाई का भी एक रिएक्शन जरूरी है, क्योंकि वो लीडिंग पार्टी है और बिहार के मजबूत एक दल हैं, और जो तस्वीर यहां दिख रही है 55 से 70 तक और बीजेपी 70 से 90 तक। हालांकि बीजेपी और आरजेडी में कांटे की टक्कर रहती है सीट वाइज। अगर हम देखें 2020 का भी आंकड़ा देखेंगे तो उसमें भी टक्कर थी। तो इस पर मैं चाहूंगा इकबाल अहमद जी क्या रिएक्शन देंगे इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के एग्जैक्ट पोल पर। अभी मैंने आपके एग्जिट पोल पर बात किया, नीचे वाले को लेकर के तो आपने कंफ्यूज कर दिया कि ये तो एआई को भी आप झूठ डाल रहे हैं। और देखिए कहीं ना कहीं आनंद जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको भी अभी भी आपके इस आंकड़े पर कंफ्यूज है, कहीं ना कहीं इनके दिल में डर है। निश्चित रूप से मैं भी बिहार में गया था, चारों तरफ मैं भी घूमा हूँ। मैं इस वक्त रोहतास में हूँ, आपसे जो लाइव कर रहा हूँ, सासाराम से बैठ करके मैं लाइव कर रहा हूँ। और मैंने करागर भी गया, मैं चेनारी भी गया, मैं दिनारा के गया, डिहरी गया, मैं सासाराम में था, तो मैंने भी चारों तरफ देखा लोगों का क्या रुझान था। और ठीक है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आपका है तो हम इस पर ज्यादा है टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कर लीजिएगा, 14 तारीख का इंतजार कर लीजिएगा। मैडम आप घबराती क्यों? बिल्कुल निश्चित रूप से, अरे हम भाई निश्चित रूप से, मैं आप भी हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब समय आएगा तो फिर आपके सामने मैं खुद आऊंगा, डरूंगा क्या? अरे ठीक है, अगर जनता ने देखिए ये लोकतंत्र है, इस पर बहुत जल्दी कहना। मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन फारसी नहीं पढ़ पाता हूँ। आपको हबीब साहब पढ़ा देंगे, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो जानते हैं, बहुत जानकार आदमी है। तो अभी हमें कुछ कहना बहुत जल्दी है, लेकिन ठीक है, आपका लोकतंत्र है, आप भी जो चैनल वाले हैं, आप लोग भी पूरा समय दिया है बिहार के लिए, मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके लड़के, आपकी पूरी टीम लगातार संघर्ष की है, और एक एक डाटा को जुड़ाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन 14 तारीख को जो फैसला आएगा, जो जनता का फैसला होगा, इसमें तो टीका टिप्पणी है। ये आपका एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को हम ज्यादा इस पर खींचातानी हम करेंगे नहीं। 14 चलिए, एग्जिट पोल पर टिप्पणी करने से वैसे भी बहुत नेता बचते हैं, क्योंकि अगर उनके फेवर में डेटा नहीं होता तो बहुत रिएक्शन नहीं देना चाहते, वो कहते हैं कि हम चलिए हम नतीजे का इंतजार करेंगे, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं सौरभ दुबे जी का एक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, ओवरऑल जो तस्वीर हमने पेश की है, जो रखी है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो लेफ्ट है वो कांग्रेस का भी वोट काटती हुई दिखाई दे रही है और आरजेडी का भी वोट काटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपस में सामंजस्य था नहीं। जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे उस पर सीपीआई भी अपना कैंडिडेट उतार करके लड़ रही थी और आरजेडी के साथ कंफ्यूजन तो था ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उतनी ही सीटों का नुकसान जो है वो महागठबंधन को हो रहा है इनके बीच में। प्रशांत किशोर का देखिए, मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी की हर जगह जमानत जब्त होगी, इसलिए आप पहले चरण से देखेंगे उनको 2-3 दिन पहले वो शांत होकर बैठ गए और अभी तक वो शांत हैं। मैं दुबे जी, मैं प्रॉब्लम यहां देख रहा हूं एग्जिट पोल, एआई एग्जिट पोल में, एनडीए की टैली में, जहां एलजेपीआर बहुत मजबूत दिख रही है और
जेडीयू जो है वो 30 से 40 के बीच में रुकती हुई दिख रही थोड़ी है। कमजोर। तो ये जेडीयू का रहा है डाउनफॉल दिखा है, मतलब पिछले 2 इलेक्शन से आप देखेंगे। तो यहां पर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है जहां पर एलजेपीआर कुछ बड़ा क्लेम कर सकती है, क्योंकि एलजेपीआर ने पहले भी तेवर दिखाए हैं। देखिए बहुत ही जो मुझे लग रहा है कुछ मुसीबत के आसार दिख रहे हैं। एनडीए का गठबंधन है, बहुत सुलझा हुआ है और अभी भी देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी होना है, विधायक दल का नेता चुना जाना होगा, वो पार्टी संगठन एनडीए तय करेगा। लेकिन एक बड़ी बात इस चुनाव के पहले यही थी कि भारतीय जनता पार्टी वो उसकी सीटें बढ़ने वाली है और वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जदयू की यथास्थिति मानी गई थी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और जितने भी कानूनी व्यवस्था हैं तमाम ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, वो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी को उसका सामना करना पड़ता है। और उन सारी चीजों के अंदर पिछले 2-3 महीने में कुछ ऐसे प्रकरण हुए, जैसे हत्याकांड हुए हॉस्पिटल के अंदर घुस करके, अस्पताल के अंदर, सड़कों पर, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट मुझे लगता है जदयू के ऊपर पड़ा है। लेकिन फिर भी कोई 20 साल से सत्ता में हो और तब भी अगर इस आंकड़े पर हो, तो मुझे लगता है कि ये उसकी जीत मानी जाएगी और ये जनता का जो जनादेश है ये सुशासन के रूप में जो है वो स्थापित होगा। और मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा सबक होगा महागठबंधन के लिए, जो लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहा है। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा? रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रंजन जी, मैं हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ विवेक भाई, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से आंकड़े आपके दिखा रहे हैं 170, 140 से 170, आज खुश तो बहुत होंगे आप, आए खुश हम तब भी होते हैं। 2020 में और आज में कोई परिवर्तन नहीं है आपके एग्जिट पोल में। तब भी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे और आज भी विपक्ष के नेता रहेंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इस ज्यादा आपके एग्जिट पोल से थोड़ा सा मैं ये जरूर हूं कि आप मेरे पार्टी को 14 से 18 सीट दिखा रहे हैं, जबकि हम लोग 20 से 25 सीट के तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे नेता ने 172 सभाएं की, 14 रोड शो किए। एनडीए के जितने भी सीट है वो सीट में अपनी भूमिका। अरे रंजन भाई, गनीमत है 25 में 30 नहीं बोल दिया आपने जी। अब हमको लगा 25 में 30 बोल दीजिएगा ना। हम लोग महागठबंधन नहीं भाई, 243 सीट से हम 253 पे नहीं लड़ते हैं। हम लोग को इतना पता है कि हम लोग को 243 सीट पे ही लड़े हैं। हमारे गठबंधन के लोग भी लड़े 243 और इसी में से रिजल्ट हम लोगों को आना है और हम लोग मजबूत सरकार बनाएंगे। अब चलिए, हम लोग को इतना पता है। ये हमने डेटा सामने रख दिया, लेकिन इस डेटा को जो एक्सट्रैक्ट जिस व्यक्ति ने किया है, जिस शख्स ने किया, उनका नाम है यश अवस्थी। वो फाउंडर हैं एएम एनालिटिक्स के और बहुत मेहनती और मेहनतकश व्यक्ति हैं। बहुत मेहनत से डेटा एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो उनसे समझ लेते हैं कि ये डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किए और इस नतीजे पर वो कैसे पहुंचे हैं। यश अवस्थी जी, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, और जरा दर्शकों को आप जल्दी से संक्षेप में आसान भाषा में समझाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। हम लोग जो एएम एनालिटिक्स स्टार्टअप है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑटोमेशन में भूतकाल का डेटा लेती है, वर्तमान काल का डेटा लेती है और भविष्य प्रिडिक्ट करती है। तो मैं आपको बताऊं, जो पारंपरिक सर्वे होता है उसमें हम लोग जाते हैं तो 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 तक का लोगों तक पहुंच सकते हैं। चलिए 50,000 सैंपल साइज ले लीजिए। जी 50,000 आप सैंपल साइज ले लीजिए। लेकिन यहां पर 10 टू द पावर 19 डेटा पॉइंट से भी ज्यादा का सैंपल साइज है, जिसको हिंदी में 1 महाशंख से ज्यादा और अंग्रेजी भाषा में वेस्टर्न में 10 क्विंटिलियंस कहा जाता है। ये डेटा पॉइंट्स हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो विद्या है, ये एकमात्र विद्या है जो भारत ही में है, और यह विद्या के जनक जो थे एस रामानुजन जी ने इसकी शुरुआत करी थी। ये कितना सटीक हो सकता है जी? तो इसकी एक्यूरेसी जो है 99.99% आई थी, और उसका कारण सटीकता का यह है कि इतनी एक्यूरेसी आपकी तभी आती है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजों तो फिर आपने इतना लंबा मार्जिन क्यों लिया? आपने बीजेपी से 70 से 90 20 सीटों का मार्जिन पकड़ रखा है, तो आपने जेडीयू में 10 सीटों का मार्जिन पकड़ रखा है। जी। उसका कारण यह था कि जैसे अभी अब अगर हम हॉट सीट्स के भी विषय में बात करें, तो ये डेटा जो है 10 तारीख की रात्रि 10 बजे तक का है। इतना ही डेटा ग्रेस्प हुआ था। इसमें कई जगह कांटे का कंपटीशन है, और जब हम एक पार्टीज का निकाल रही थी हमारी टीम, तो अंतर जो है एक पार्टीज में 7 से 9 सीट का आ रहा था, और फिर भी 2-3 सीट्स ऐसी थी जिसमें मार्जिन 1000, 2000, 3000 था। तो इसीलिए जब एक पार्टी में 7 से 10 का मार्जिन आता है, इतना बड़ा सैंपल साइज है आपका यश जी, सवाल तो ये भी लाजमी उठेगा ना कि जब आप ग्राउंड पर गए, या आपके जो कोलीग्स है जो गए, जिन्होंने पूछा लोगों से, जो कि ग्राउंड पर उतरे सीधे और लोगों से जाना कि उनका मूड क्या है, मिजाज क्या है। मैं विशेष बात यही है इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के सर्वे की, कि हम ग्राउंड पे हमने एक भी व्यक्ति से नहीं पूछा
क्या होता है ये दिलचस्प चीज है। जी जी, तो जब हम लोग किसी चीज से कोई पूछते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको लोग सच ही बताएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह प्रमाण देती है कि बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में यह बताया जाता है कि एक इंसान 3 से ज्यादा फैक्टर्स को एनालाइज कर पाता है, उससे ज्यादा ह्यूमन क्षमता नहीं होती, मानव क्षमता नहीं होती। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने डेटा पॉइंट्स को लेती है, ठीक बात तो है, वो फ्यूचर। चलिए, जो अभी कह रहे थे भाई साहब की इकबाल जी की हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, उम्मीद है आपको फारसी आती होगी, तो आपके लिए अभी 14 तारीख के हिंदी और फारसी दोनों एक हो जाएगा। आप 14 तारीख नतीजा आएंगे, उस दिन हम आपका ये डेटा भी सामने रख देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं हॉट सीट्स में आपने कौन कौन सी सीट कैलकुलेट की और वो जल्दी से आप दर्शकों को बता दीजिए उन सीटों पर क्या अनुमान है। जी जी बिल्कुल विवेक सर, धन्यवाद। तो तारापुर की विधानसभा सीट जो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आती है, मैं शीघ्र बता देता हूं, सम्राट चौधरी जी हमारी तरफ से विनर ही है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफी थी। जी जी, वो जीत रहे हैं। लखीसराय जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आती है, उसमें विजय सिन्हा जी लड़ रहे हैं, डिप्यूटी सीएम है। तो वो वहां पर बहुत कांटे की टक्कर है। 10 तारीख को रात्रि 10 बजे तक विजय कुमार सिन्हा जीत रहे थे, लेकिन अंतर 1000 से भी कम था। तो यहाँ कोई भी जीत सकता है। जी जी, कांग्रेस के अमरीश जी जी नोट कर लीजिएगा आप। हाँ ठीक है, नेक्स्ट जी। थर्ड सीट है राघोपुर की, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां से तेजस्वी यादव आरजेडी से जीत रहे हैं। राघोपुर, जी जी राघोपुर। जो हारेंगे वो है बीजेपी के सतीश कुमार यादव, जन स्वराज के चंचल सिंह और जेजेडी जनशक्ति दल के प्रेम यादव जी। तो संक्षिप्त में बताऊंगा कैसे हारे हैं। अलीनगर की जो सीट है, जहां से मैथिली ठाकुर जी लड़ रही हैं, बड़ी कांटे की टक्कर रहती थी। इसमें 3-4 हजार के मार्जिन से इतिहास में जीत रहे थे, लेकिन इस बार मैथिली ठाकुर यह सीट निकालती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस को नजर आ रही है। गया टाउन विधानसभा जो गया डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें प्रेम कुमार जी, जो 8 बार से जीत रहे हैं 1990 से, इस बार भी जीतेंगे। और हारने वाले जो कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ जी और जेएसपी के धीरेन्द्र अग्रवाल जी रहेंगे। बेलागंज विधानसभा सीट जो गया डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से 35 वर्ष से आरजेडी का शासन था, लेकिन जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉफ्टवेयर का, मैं कभी बेलागंज गया नहीं हूं, मेरा कोई टीममेट नहीं गया है, लेकिन विकास के नाम पर वहां पर ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग भी अगर देख लें तो एक शायद सड़क भी प्रॉपर नहीं है। तब भी 35 साल शासन करने के बाद इस बार बदलाव की बयार आएगी। उपचुनाव में जो हुआ था अभी, वो फिर से होगा और आपको मनोरमा देवी जो जेडीयू से है, वो जीतती हुई नजर आएंगी। आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह हारेंगे। जो पहले के जो यहाँ पे विधायक थे, वो अब सांसद बन चुके थे पिछले साल, उनके जाने का भी नुकसान हुआ है और विकास के नाम पर इस सीट पर कुछ भी नहीं है। बिहार शरीफ जो सीट है, जो नालंदा की है, वहां से डॉक्टर सुनील कुमार 2000 से जीत रहे हैं। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, फरवरी अक्टूबर में, फिर 2010 जीते, 15 जीते, 20 जीते। इस बार भी ये सीट निकालेंगे। तेज प्रताप यादव का नहीं बताइएगा क्या? बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। हर सीट का किया है। महुआ जो सीट है वैशाली की, जो जिनको बड़े प्रोफाउंडली तेजू भैया कहा जाता है, वो एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर महागठबंधन को हराने के लिए। वो जेएसपी और ये एआईएमआईएम से मिलकर इतना अंतर डाल रहे हैं कि महुआ सीट पे कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन 10 तारीख की रात्रि 10 बजे संजय कुमार सिंह जी। मेरी दिलचस्पी अब उन सीटों पर भी है जो जहां पर कहा जा रहा है कि फ्रेंडली मैच हो रहा है, फ्रेंडली जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पर क्या खेल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी है, प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनके सामने खड़े हैं राजद के और साथ ही साथ कांग्रेस के, तो एक साथ कैसे चुनाव लड़ रहे हैं भैया? जी जी, इसमें एक और भी फैक्ट है। सगौली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्चा निरस्त हो गया था, तो जिनका आरजेडी का पर्चा निरस्त हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम जो है जेजेडी के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं। ऐसी जो थी तकरीबन 11 सीट्स हैं जो मेरी टीम ने मुझे भेजी हैं। वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, नरकटियागंज, राजा पकड़, बचवाड़ा, बिहार शरीफ, करगहर, चैनपुर, गौरा बोरा और सुल्तानगंज। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स में एनडीए निकलती हुई नजर आ रही है। मैं बस 1 सेकंड और लूंगा। मोकामा की घटना का प्रभाव पड़ा, जेडीयू पर व्यक्तिगत रूप से पड़ा, एनडीए पर उतना नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अनंत कुमार सिंह जी सीट निकाल रहे हैं। एक सीट जो फंसी हुई है वो रघुनाथपुर सिवान की है, जहां पर कोई भी जीत सकता है। विकास कुमार सिंह जी हल्का सा आगे दिख रहे हैं। ये बताइए सीमांचल का क्या होने वाला है? सीमांचल पर कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया आपने? अरे सर बिल्कुल, सीमांचल में ओवैसी फैक्टर क्या रहा है? ओवैसी फैक्टर ही वहां पर प्ले करा है। मैं आपको बताऊं, सीमांचल में जैसे हम लोग सीट्स मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज देख रहे थे, तो किशनगंज में 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 76% वोटिंग हुई किशनगंज में। बिल्कुल बिल्कुल। और मात्र 4 विधानसभा सीटें हैं, 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। कटिहार में 7 सीटें हैं, 43% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अररिया में 6 सीटें हैं, 42% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और पूर्णिया में 7 सीटें हैं, 38% मुस्लिम पॉपुलेशन है। दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब आप एआईएमआईएम की बात करते हैं, तो इन्होंने जीडीए फॉर्म किया था। जीडीए है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। यहां पर वो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी से लड़ रहे थे। और जब वो लड़ रहे थे तो उन्होंने मिलकर
ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। हम लोग जो है 1 से 4 सीट जिता रहे हैं उनको, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर ये बता रहा है, लेकिन वो हरवा कईयों को देंगे और उसका मुख्य कारण रहेंगे। कितनी सीटें एआईएमआईएम को दी आपने 24 में से? जी 24 में से 2 सीटें दी हैं टोटल, जो इन्होंने सब लड़ी हैं। जो पहली लिस्ट इनकी 25 सीटों की आई थी, तो टोटल मिला के 1 से 4 सीट एआईएमआईएम को आपको। अब पीके भैया का भी बताइए दीजिए, अब इतना बताई दी है तो। पीके भैया को 3 से 5 सीटें प्राप्त होंगी। प्रशांत किशोर जी का मैं एक और फैक्टर बताता हूं, वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी बात आ रही थी कि वो जहां से तेजस्वी यादव जी है वहां से लड़ रहे हैं, या फिर एक और सीट आई थी वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए नहीं लड़े क्योंकि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग वो अगर चुनाव लड़ते किसी को कोई और सवाल अगर सौरभ जी से मेरा सवाल था नहीं, अगर इनसे किसी को सवाल करना हो तो वो पूछ लें। देखिए मेरा एक सवाल है, ये जो 3 से 4 सीटें 5 सीटें पीके साहब को दे रहे हैं जी, मुझे तो लगता नहीं कि पीके साहब का इस बार खाता खुलेगा, क्योंकि पूरे चुनाव के पहले तक तो वो दिखाई दिए, लेकिन वोटिंग के 2 दिन पहले से आज तक अगर आप देखें हैं, आप लोग तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पीके साहब नजर नहीं आए पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन। थर्ड ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है, वो हो सकता है कुछ परसेंटेज पॉइंट कुछ परसेंट हो सकता है उनको वोट पड़े, बस उतना ही मुझे अनुमान। क्या फैक्टर, क्या आपको क्या लग रहा है सौरभ जी, कौन सा वो फैक्टर है जहां चूक गए प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर जी अभी एक तो नई पार्टी है, दूसरी की इसके अंदर जो है तमाम पहले से ही बहुत सारी पार्टियां बिहार के अंदर हैं। देखिए मुख्य जो है वो तेजस्वी यादव जो आरजेडी है, उनके वोट बैंक अपना फिक्स वोटर है। उनका जो एमवाई समीकरण है, जो एम समीकरण है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने सीधा सीधा प्रहार किया कि मछुआ अगर मल्लाह के बेटे को आप उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं तो 13% मुसलमानों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया, इसलिए वो सीधा सीधा विरोध में गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो एम समीकरण अलग हुआ, वाई समीकरण में उनके भ्राताश्री है, अगर वो 2-2, 500 वोट भी काटते हैं, 43-45 सीटों पर जितने पर लड़े हैं, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुंच रहा है। ऐसा एनडीए गठबंधन में आपको एक भी उदाहरण देखने को नहीं। यश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो यहाँ एमवाई फैक्टर की ये बात कर रहे थे, तो दर्शकों को यह बता दूं, एमवाई यहाँ पर 2 मीनिंग है इसके। एमवाई होता है मुस्लिम और यादव। एक यहाँ पर जो बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे किया है वो है महिला और यूथ। मैं कुछ सीटों का विवरण आपको संक्षिप्त में देना चाहता हूं, हमारे पास समय की कमी है। गोपालगंज में आउटवोट किया है वुमेन ने मेन को, महिलाओं ने पुरुषों को 17.71% महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया है। 76% ओवरऑल महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है इस बार। जी, हालांकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये पिछले इलेक्शन में भी सेम था, 2020 में भी। जी, लेकिन 2020 में मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज 60.60% था। इस बार ये मैक्सिमम वोट परसेंटेज 76 को पार कर गया। तो क्या वो 10,000 वाला इंपैक्ट है जो आपके सवाल के जवाब में आया? बिल्कुल 10,000 वाला इंपैक्ट, बिल्कुल सही बोले आप। वो ही खेल कर रहा है। जी, और ये तुरंत का फैक्टर है। 75 लाख अकाउंट्स में 10,000 रुपए चुनाव से ठीक 1 महीने पहले देना एक ऐसा फैक्टर था जो तुरंत प्ले करा। आपने 1 साल पहले क्या किया था, इससे जनता ने ध्यान दिया। ये जनता की माइंड से आउट नहीं हुआ और इसको लेकर वोटिंग एक एमवाई समीकरण और है जो सबसे ऊपर चला जाता है, वो है मोदी और योगी का समीकरण। हर चुनाव में जो एमवाई समीकरण है भाजपा का, चलिए ठीक है, अब देखेंगे 14 नवंबर को सबसे तेज नतीजे आप लोगों के साथ। आप सभी मेहमानों को मैं अभी आमंत्रित करना चाहूंगा। 14 नवंबर को आप सभी आमंत्रित हैं इंडिया डेली के इस मंच पर बातचीत करने के लिए और रिजल्ट को एनालिसिस करने के लिए। फिलहाल जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आप दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 14 नवंबर को सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया डेली पर।